हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग यूएई इजराइल ट्रीटी के बारे में देखेंगे। इजराइल संयुक्त अरब अमीरात समानीकरण समझौता के बारे में देखेंगे। इजराइल संयुक्त अरब अमीरात समानीकरण समझौता आधिकारिक तौर पर अब्राहम समझौते, शांति समझौता, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल राज्य के बीच शांति, राजनयिक संबंध और पूर्ण समानीकरण की संधि है। शुरू में अगस्त में संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा एक संयुक्त बयान में सहमति व्यक्त की गई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर अब्राहम समझौते के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस प्रकार यूएई में मिस्र और जॉर्डन के बाद तीसरा अरब देश बन गया, जिसने इजराइल के साथ अपने संबंधों को औपचारिक रूप से समान करने के लिए सहमति व्यक्त की। साथ ही ऐसा करने वाला पहला फारस की खाड़ी देश थी। वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को जोड़ने की योजना को निलंबित करने पर सहमति व्यक्त की। समझौते पर 15 सितंबर 2020 को व्हाइट हाउस में हस्ताक्षर किए गए थे। इसे 12 अक्टूबर को इजरायली कैबिनेट द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था और 15 अक्टूबर को कैसर द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। यूएई की संसद और कैबिनेट ने 19 अक्टूबर को समझौते की पुष्टि। समझौता 5 जनवरी 2021 को प्रभावी हुआ था। जगह व्हाइट हाउस, वाशिंगटन डीसी। असरदार जो थे 5 जनवरी 2021। स्थिति दोनों पक्षों द्वारा अनुसमर्थन पर प्रभावी किया गया। मध्यस्थों संयुक्त राज्य अमेरिका और हस्ताक्षरकर्ता थे अब्दुल बिन ज़ियाद अल। की जो पार्टियां थी इजराइल थी। अनुसमर्थक इजराइल कैबिनेट थे। भाषा अंग्रेजी थी। 16 अगस्त 2020 को यूएई पहली इजराइल के 972 देश कोड पर सीधे डॉलिंग को ऑन ब्लॉक करके इजराइल के साथ टेलीफोन लिंक स्थापित किया। इजराइल ने यूएई के लिए पहली सीधी वाणिज्यिक उड़ान 31 अगस्त 2020 को और संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के लिए माल ले जाने वाले जहाज 12 अक्टूबर को हाइफा बंदरगाह में प्रवेश किया। 1971 की शुरुआत में जिस वर्ष यूएई का स्वतंत्र देश बन गया, यूएई के पहले राष्ट्रपति शेख जायद बिन सुल्तान अल नहान के इजराइल ने दुश्मन कहा था। 1990 के खाड़ी युद्ध के बाद से यूएई और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीतिक संबंध था, जो 11 सितंबर के हमले के बाद अल धफरा एयरबेस एक महत्वपूर्ण अमेरिकी वायुसेना की उपस्थिति में बढ़ गया। नवंबर 2015 में इजराइल ने घोषणा की कि वो यूएई में एक राजनीतिक कार्यालय खोलेगा, जो एक दशक से अधिक समय में पहली बार होगा जब इजराइल की फारस की खाड़ी में आधिकारिक उपस्थिति होगी। समझौते से पहले महीने में इजराइल कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए यूएई के साथ गुप्त रूप से काम कर रहा था। यूरोपीय समाचार मीडिया ने बताया कि मोसाद ने खाड़ी राज्यों में गुप्त रूप से स्वास्थ्य उपकरण प्राप्त किए थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जून 2020 के अंत तक बताया कि दोनों देशों कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सहयोग कर रहे हैं और मोसाद के प्रमुख योसी कैने ने कई बार यूएस की यात्रा की। हालांकि यूएस ने कुछ घंटे के बाद यह खुलासा करके इसे कमतर आंकना शुरू कर दिया। यह राज्य स्तर के बजाय निजी कंपनियों के बीच एक समझौता मात्र था। यह कदम ईरान परमाणु समझौते को ट्रंप प्रशासन द्वारा अस्वीकार किए जाने और लगातार इजराइल के संदेह के बाद उठाया गया। ईरानी परमाणु कार्यक्रम में परमाणु बम क्षमता विकसित करने पर कार्यक्रम शामिल है, जिसे तेहरान नकारता है। वर्तमान में ईरान और सऊदी अरब सीरिया से लेकर यमन तक 6 युद्धों में विभिन्न गुटों का समर्थन करने में लगे, जिसमें यूएई ईरान गठबंधन बलों के खिलाफ सऊदी नेतृत्व वाले अमेरिका प्रायोजित गठबंधन का समर्थन कर रहा है। हाल के वर्षों में देशों ने अनौपचारिक संबंध काफ़ी गर्म हो गए हैं और वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव के अपने संयुक्त विरोध के आधार पर व्यापक और अनौपचारिक सहयोग में लगे हुए। यह समझौता नेतन्याहू के एक प्रमुख नीति उलटफेर का प्रतिनिधित्व करता है, जो लंबे समय से कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बस्तियों को बढ़ाने के लिए जोर दे रहे थे, जिसका उद्देश्य क्षेत्र को हड़पना था। नेतन्याहू को लचीलेपन का प्रदर्शन करने के लिए राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि हाल के 3 चुनावों ने उन्हें गठबंधन सरकार में केवल बहुमत दिया और उन्हें 2021 में आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ा। 2019 में ट्रंप प्रशासन ने यह घोषणा करके दशकों को अमेरिकी नीति को उलट दिया। वेस्ट बैंक की बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करती हैं। एक ऐसा निर्णय जिसने 2 राज्य समाधान को खतरे में डाल दिया, जिसे लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच
अस्थायी शांति की कुंजी के रूप में देखा जाता था। ट्रंप प्रशासन की मध्य पूर्व नीति, जिसे राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर द्वारा तैयार किया गया और जनवरी 2020 में जारी किया गया, ये नेतन्याहू की मौजूदा बस्तियों को हड़पने की योजना को मंजूरी दी। वार्ताकारों के बीच समझौते पर पहुंचने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने अनौपचारिक घोषणा से तुरंत पहले कॉन्फ्रेंस कॉल भी की थी। 15 अगस्त 2020 को यूएई के विदेशी मामलों के राज्य मंत्री अनवर गर्गस ने इजराइल के साथ संबंधों को समान करने की यूएई के समझौते की घोषणा करते हुए कहा कि उनका देश दो राज्य समाधान, विशेष रूप से फिलिस्तीनी क्षेत्रों के विलय का सामना करने वाले खतरों से निपटना चाहता और फिलिस्तीनियों और इजराइलियों ने बातचीत की मेज पर लौटने का आग्रह किया। उन्होंने संकेत दिया कि उन्हें नहीं लगती कि फिलिस्तीनियों और इजराइलियों के बीच अंतिम समझौते के बाद यरूशलेम में कोई दूतावास होगा। ट्रंप और नेतन्याहू के अनुसार इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात अपने राजनीतिक संबंधों को पूरा करने से सामान्य कर लें। वे दूतावासों और राजनीतिक दूतों का आदान प्रदान करेंगे और पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, व्यापार और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग शुरू करेंगे। ट्रंप, नेतन्याहू और जायद द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि एक ऐतिहासिक कूटनीति सफलता मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देगी और यह तीन नेताओं की साहसिक कूटनीतिक और दूरदर्शिता तथा संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के साहस का प्रमाण है, जो इस क्षेत्र में महान संभावनाओं को उजागर करने वाला एक नया मार्ग तैयार करेंगे। यूएई ने कहा कि वो फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना जारी रखेगा और यह समझौता इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दो राज्य समाधान की संभावना को बनाए रखेगा। हालांकि समझौते के बावजूद नेतन्याहू ने कहा कि जॉर्डन घाटी पर इजराइल की संप्रभुता का दावा आज भी एजेंडे में है और फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया। जायद ने ट्वीट किया कि यूएई और इजराइल ने सहयोग करने और द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने की दिशा में रोड मैप तैयार करने पर भी सहमति जताई। संधि पर 15 सितंबर 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे। संधि प्रत्येक राज्य की संप्रभुता को मान्यता देती है, दोनों राज्यों को राजदूतों का आदान प्रदान करने और वीजा समझौते सहित कई विषयों पर द्विपक्षीय समझौते के लिए बाध्य करती, अनुसमर्थन पर लागू होती है। इस समझौते की पुष्टि 12 अक्टूबर को इजरायली सरकार द्वारा की गई थी और 15 अक्टूबर को कैसेट द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। नेतन्याहू ने कहा कि अगर अमेरिका द्वारा मंजूरी दी जाती है तो वेस्ट बैंक में कुछ हिस्सों को अपने मिलाने की उनकी योजना में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अस्थायी रूप से रोक दिया गया। समझौते से पहले वेस्ट बैंक ने 30% हिस्से को अपने मिलाने की योजना पहले से ही रोक दी गई, क्योंकि अधिकांश इजरायली और सरकार ने संगठन सहयोगी बेनी गेट्स ने योजना को अस्वीकार कर दिया था। फिलिस्तीनियों के अलावा सैकड़ों हजारों इजरायली निवासी इन क्षेत्रों में रहते थे, जो व्यवहार में इजराइल के नियंत्रण में थे। गेट्स ने शांति समझौते को संभव बनाने के लिए ट्रंप, नेतन्याहू, मोहम्मद बिन जायद अल नहान को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह मध्य पूर्व देशों के बीच गठबंधन को दर्शाता है जो स्थिरता और आपसी सहयोग चाहते हैं। इसने पड़ोसी देशों के साथ शांति के लिए इजराइल की शाश्वत इच्छा को भी दिखाया, साथ ही विश्व मंच पर इजराइल की छवि को भी बढ़ावा और क्षेत्र के बेहतर भविष्य का निर्माण किया। नेतन्याहू ने पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर स्वीकार किया कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के बाद बातचीत को ब्लू एंड व्हाइट से गुप्त रखा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया। विदेश मंत्री गायबी हसन काजी ने कहा कि यह समझौता अन्य देशों के साथ शांति समझौता का मार्ग प्रशस्त करेगा और एक तरफा विलय से निलंबन का स्वागत करेगा। यह सतत के अध्यक्ष यार लेपिड ने यूएई के साथ सामान्यीकरण के लिए समझौते का महत्वपूर्ण कदम के रूप में स्वागत किया और कहा कि यह दर्शाता है कि अन्य देशों के साथ इजराइल के संबंधों के लिए आपसी समझौते ही रास्ता है, न कि विलय जैसे एक तरफा कदम। इजरायली लेबर पार्टी के नेता आमिर पेरेंट्स ने भी इस दृष्टिकोण को समझा, कहा कि इजराइल का विकास और सुरक्षा ऐसे समझौतों में नहीं थे। उन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ भी इस तरह के समझौते की उम्मीद जताई। यामिना के नफ्ताली बेनेट ने इस डील का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि समझौता विलय की कीमत पर हुआ। उनके साथी एमके वेजल स्मोट्रिच ने डील को महत्वहीन बताया और दो राज्यों समाधान की संभावना को पुनर्जीवित करने के लिए नेतन्याहू की आलोचना की। लिक्ट एमके और पार्टी में नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंदी गिदोन सौरे ने डील का स्वागत किया, लेकिन कहा कि विलय ने उन्हें अधिक खुशी होगी। इस बीच लिकुड एमके मिरे रिगोव और एली एडलिस्टी ने विलय के निलंबन के कारण डील का विरोध किया। तेल अवीव
याफो नगर पालिका के मेयर रॉन हुल्डे ने यूएई के साथ शांति की दोहरी उपलब्धि और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को अपने मिलाने की योजना को ठंड बस्ती में डालने पर नेतान्याहू को बधाई दी। हुल्डे ने यूएई के झंडे को तेल अवी सिटी हॉल को भी रोशन किया। इजराइल बसने वाले समूह एसा काउंसिल के प्रमुख डेविड एल हावेनी ने नेतान्याहू को अपने कुछ सबसे वफादार समर्थकों को धोखा देने और क्षेत्र में 5 लाख निवासियों और सैकड़ों हजारों मतदाताओं को धोखा देने का आरोप लगा। यरूशलेम के दक्षिण में 9,000 से ज़्यादा निवासियों की बस्ती इफ्राट के मेयर ओडेड रवी ने नेतान्याहू का समर्थन करते हुए तर्क दिया। यहूदिया और सामरिया में यहूदी बस्तियों में इजरायली कानून को आवेदन करने को स्थगित का इजरायली समझौता का एक उचित कीमत चुकाने के लिए कहा और कहा कि इससे बस्तियों को देखने का नज़रिया बदल सकता है। बेतेल बस्ती के मेयर साई अलोन और सोमरेन क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष यासी डेगन ने भी सौदे की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका राजदूत केली क्रॉफ्ट ने इस घोषणा का एक जश्न मनाया और इसे राष्ट्रपति ट्रंप और दुनिया के एक बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि राजनयिक संबंध दिखाते हुए हम सभी इस दुनिया में शांति के कितने भूखे हैं और कैसे मध्य प्रदेश के एक शासन के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की आवश्यकता को समझ रहे हैं, जो आतंकवाद का नंबर 1 राज्य प्रयोजक ईरान है। न्यूयॉर्क टाइम्स के लंबे समय के इस्तेमाल में थॉमस फ्रीडमैन ने, जिन्होंने दशकों से अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति के बारे में लिखा, ट्रंप की नीतियों में लगातार आलोचक रहे, इस समझौते को सराहना करते हुए कहा कि यह बिल्कुल वैसा ही जैसा ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा था एक बड़ी सफलता है। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिद्वंदी जो बिडेन के समझौते की प्रशंसा की। अरब इजराइल के व्यापक उद्घाटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रशासनों के प्रयासों पर आधारित है, जिसमें अरब शांति पहल पर निर्माण करने के ओबामा बिडेन प्रशासन प्रयास भी शामिल है। समझौते पर बातचीत में शामिल प्राथमिक ट्रंप शासन अधिकारी जेड कुशनर ने CBS न्यूज से बात करते हुए कहा कि वह सौदा मध्य पूर्व की ओर अधिक शांति और आशाजनक बनाएगा, जिसका अर्थ यह होगा कि इस क्षेत्र में कम अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने की आवश्यकता होगी। जबकि दोनों देशों ने हीरा व्यापार और रक्षा सहित उच्च तकनीक उद्यम सहित व्यापार के क्षेत्र में लंबे समय से वास्तविक मान्यता बनाए रखा। समझौते ने अनौपचारिक निवेश सहित आर्थिक सहयोग की एक बहुत व्यापक श्रेणी के लिए दरवाजा खोला। अबू धाबी निवेश कार्यालय ने इजराइल में अपनी पहली विदेशी शाखा खोली और 13 अक्टूबर को दुबई स्थित NIW कोहेन ग्रुप ने इजराइल को खरीदने से अपने इरादे की घोषणा की। अमोस यादलिन और असफ ओरियन ने लिखा कि यूएई और ईरान के बीच संबंधों में हाल ही में आई गिरावट के साथ ही देश के चीन और रूस के साथ घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए अमीरात के संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी समर्थक देशों के साथ संबंधों को सुधारने के प्रयास में समन्वयीकरण को चुना था। तो ये थी UAE ट्रीटी के बारे में। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।